हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल CSR नेट लाइफ साइंस एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी करीब आ गई है, दिसंबर में ही है। तो ये आपके लिए सिर्फ इसी चैनल में आपको मिलेगा कि 23 ईयर्स ओल्ड आपको सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और जो ये आपकी 7th यूनिट है, एनिमल फिजियोलॉजी, उसका जो ये पहला पार्ट है, पार्ट ए, आज इसके क्वेश्चन होंगे फ्रॉम 2001 टू 2023 तक के। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो इसको रिवाइज कर लीजिए, तो आपको इसमें आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका आया था दिसंबर 2001 में, डिफिशियंसी ऑफ द कैल्शियम विल इनहिबिट। अब देखो, आपको याद होगा कि कैल्शियम का रोल मेनली किस में, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में ही है। तो इसका आंसर नंबर 1 ही जा रहा। लेकिन जो आपने अगर ब्लड एंड सर्कुलेशन में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो देखो, ये है कोगुलेशन पाथवे, जिसमें 2 टाइप के पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो आप दोनों में देखिए, दोनों में कैल्शियम कैसे रोल प्ले कर रहा। मेन जो कहानी शुरू होती पाथवे की, वो कहाँ से शुरू होती, फैक्टर नंबर 12 से ही शुरू होती। फैक्टर नंबर 12 से अब जब शुरू हो रही तो क्या हो रहा, फैक्टर नंबर 12 जैसे एक्टिवेट हुआ 11 को एक्टिवेट कराएगा, 11 9 को एक्टिवेट कराता, 9 8 को एक्टिवेट कराता, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोगुलेटिंग फैक्टर है। तो इन सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैल्शियम से, और फिर से 8th को भी एक्टिवेट कराने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होगी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो किसके लिए जाएगा, 1 के लिए, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बाकी ये पाथवे तो आपको याद करना ही है क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। प्लस फैक्टर नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप याद कर लेते हैं, और उनकी सिंथेसिस साइट के कहाँ पे कौन सा फैक्टर सिंथेसिस हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच डू नॉट हैव एनी रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब देखिए, अगर आपने वो प्रीवियस स्लाइड ही ध्यान से देखी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, और नहीं देखी तो आप इस वीडियो को बैक करके देख सकते। देखिए, कैल्शियम तो पता चल गया क्योंकि क्वेश्चन पहले वाला भी ऐसे ही था। नेक्स्ट जो है इसके बाद, सोडियम आयन। क्या सोडियम को आपने कहीं देखा है क्या, और प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स। तो इसका जो रियल आंसर है वो है आंसर नंबर 2, क्योंकि सोडियम कहीं भी रोल प्ले नहीं करता। अब देखो एक बार फिर से डायग्राम में, उस ऑप्शन में क्या था, प्लेटलेट्स और प्रोथ्रोम्बिन। तो देखो, प्लेटलेट्स ये दिख गया और प्रोथ्रोम्बिन भी ये दिख गया और कैल्शियम भी ये दिख गया। इसका मतलब ये तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है सोडियम, वो इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 2। तीसरा क्वेश्चन दिसंबर 2004 का ही है, अमंग द फॉलोइंग विच डू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस इन एनिमल सेल। अच्छा, आप लोग ने एनिमल फिजियो स्टार्ट की होगी, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्शन पोटेंशियल। उसमें तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन सीधे सीधे इन्वॉल्व होते, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और कैल्शियम, कैल्शियम भी होता, कहाँ पे होता, ज़्यादातर कैल्शियम को कहाँ देखा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम का रोल रहता, पर हम लोगों ने मैग्नीशियम को कहीं नहीं देखा होगा। हाँ, अगर बात आती प्लांट सेल की, तो डेफिनेटली प्लांट सेल के बारे में अगर बात आती तो हम लोग मैग्नीशियम को नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन बात किसकी हो रही, एनिमल सेल। तो आंसर क्या होगा आपका, 2। अब क्या है नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किस किस को कहते हैं, इसका आंसर तो है नंबर 2 फ्रॉम द CSIR। लेकिन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ ब्लड और बोन को नहीं कहते, कार्टिलेज को भी कह सकते हैं हम लोग। तो क्या है, 4th ऑप्शन है। अब इसमें ब्लड तो ठीक है लेकिन स्किन गलत है। नेक्स्ट उसके बाद बोन और कार्टिलेज ठीक है, फिर उसके बाद बोन और ब्लड भी ठीक है, पर मसल्स कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं है।
तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाना चाहिए, लेकिन CSR की तरफ से आंसर नंबर 2 था। ये देखिए, ये है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बोन, कार्टिलेज, ब्लड को इस कैटेगरी में रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2004 का ही है। इसमें क्या है, द डिफिशियंसी ऑफ, आप देख रहे कितनी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल इजी है, मतलब एकदम डायरेक्टली हैं। इसमें कोई आपको कोई बहुत कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना, थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे आसानी से। अब देखो क्या है, डिफिशियंसी ऑफ द साइनो कोबाल्ट माइन, मतलब विटामिन 12 की बात कर रहे हैं कि किस इसकी डिफिशियंसी से क्या होता। अब बात चल रही है विटामिन की, तो एनीमिया से कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है, पर उसमें भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 में, तो हमें इसमें से कोई करेक्ट ही छांटना। तो याद रखना, जब भी ब्लड बन रहा होता, हिमाटोपोइसिस हो रहा होता, तो क्या होता ना, विटामिन B12 और विटामिन B9 जिसे हम लोग फॉलेट कहते हैं, और विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ठीक है, और एक और चीज़ आयरन, ये चारों मिलके, इसे फॉलेट भी बोलते हैं, ये चारों मिलके कहीं ना कहीं हेमाटोपोइसिस में कहीं ना कहीं प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब जब विटामिन 12 की कमी होगी तो ये कॉज करेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता, कि जो नॉर्मल आरबीसी सेल होती ना, उससे इसका सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये जो कंडीशन है, देखो दिख रहा है क्लियर आप लोगों को, ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल सेल की, नॉर्मल रेड ब्लड सेल ऐसी है, और उसमें जो न्यूट्रोफिल है उसमें भी लोब्स 3 ही हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, जो इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर सेगमेंट है, लोब्स हैं, वो 6 हो गए। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि इसका साइज कैसा हो गया, लार्ज। तो मेगालोब्लास्टिक की बात करें तो लार्जर ब्लड ब्लड सेल्स, और अगर माइक्रोसाइटिस साइटिक की बात करें तो इसमें क्या होगी, आरबीसी का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जून 2007 से है, एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ रेड ब्लड सेल्स इज जनरली ऑब्जर्व ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी तो डेफिनेटली नहीं होगा, ऐसे तो हम लोग ऑप्शन इसको इजीली वो कर सकते हैं एलिमिनेट। पर हाँ, कंफ्यूजन कहाँ से होती है कि B6 भी हेल्प करता, B12 भी हेल्प करता, लेकिन जो बात हो रही हीमोग्लोबिन की, तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन डायरेक्टली कनेक्ट है किससे, आयरन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके ब्लड से सर्कुलेशन कराता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आयरन डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया का जो डिक्रीज लेवल है हीमोग्लोबिन का, वो देखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी दिसंबर 2007 से है, क्या है कि हीमोटोपोइटिक सेल स्टेम सेल्स आर फाउंड इन। अब इसका ऑप्शन आपको देना पड़े, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा जिससे आता होगा, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बोन मैरो, है ना। और अगर हम लोग बात करें स्प्लीन और ये सब भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हिमेटोपोइसिस कहाँ होता है, तो आंसर है बोन। जबकि स्प्लीन भी एक स्प्लीन में भी होता है, फीटस लेवल पे स्प्लीन पे होता है, लेकिन मेजॉरिटी की अगर जो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन की बात करेंगे, तो हमें बोन चुनना पड़ेगा, और CSIR का भी यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अडल्ट में कहाँ होता, ठीक है। तो अडल्ट में भी कहाँ होता है, ये आपका होता बोन मैरो में, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर नंबर 2 है। अब ये देख लो हीमेटोपोइसिस एक बार, ये देखिए, ये आपकी बोन मैरो से ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल निकली, जो कि एक मल्टीपोटेंट सेल होती। अब इसने क्या दिया, ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल को दिया, और क्या क्या लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल को। इसके साथ साथ स्टेम सेल में क्या होती,
सेल्फ रेप्लिकेटिंग की भी कैपेसिटी होती, एक से तो ये डिवाइड होके ये दोनों चीज़ें बना देगी, लेकिन एक सेल से खुद को डिवाइड करके फिर वापस वही बना लेगी। ठीक है, अब माइलॉइड से क्या होता, मेगा कैरियोटिक, इससे प्लेटलेट्स बनती। ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आगे बनेंगे। बाकी ये सारे हमारे बेसोफिल, इओसिनोफिल, और ये बन गए एराइथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट ये लिम्फोइड से बन गया बी, टी और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, तो याद रहेगा, ये चार्ट तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम कंटेन्स। अब देखो, ब्लड होता, ब्लड में प्लाज्मा होता, प्लाज्मा में सीरम होता, क्या डिफरेंस होता? ये रहा आपका ब्लड, प्लाज्मा, प्लाज्मा में सीरम। डिफरेंस क्या हुआ कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होते लेकिन सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। ठीक है, तो देखो, ये देखो, ये डायग्राम आपको डिफ्रेंशिएट करवा देगा आराम से। ये है प्लाज्मा, फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन क्या होता है? फैक्टर नंबर 8 होता, जो मेन क्लॉटिंग फैक्टर होता ना, फैक्टर नंबर 8, तो वो होता प्लाज्मा में, लेकिन सीरम में वो नहीं होता। तो बस सीरम का आप यही याद रखना कि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रोनोजिन नहीं होता, इसकी जगह इसमें और इसमें रेड ब्लड सेल्स भी नहीं होते, लेकिन क्या होता है, वो क्लॉट फॉर्म में होते, जबकि प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी भी दिख रहे हैं हमें, रेड ब्लड सेल्स भी दिख रहे हैं ना। तो क्या अब आपको याद रहेगा ना नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन फाइब्रोजन प्रोटीन, मिनरल्स एंड द ग्लूकोज, क्योंकि उसमें कर्व सेल्स तो नहीं होती, तो इस वजह से ये भी आंसर गलत हो गया। और सिर्फ मिनरल एंड ग्लूकोज तो नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 9 का। ये देखिए आप, ये है रियल पिक्चर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये प्लाज्मा है, और ये नीचे आरबीसीज ऐसे ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से यहाँ पे सारी बैठ गई, तो ये हो गया आपका प्लाज्मा। और ये था एक ब्लड सैंपल, है ना। और इसके बाद है, ये है सीरम, यहाँ पे ये क्लॉटेड ब्लड है पूरा, और ये जो ऊपर पोर्शन एक्सट्रैक्ट हुआ ये अपना है सीरम। ठीक है, तो आंसर इसका 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिकल सेल एनीमिया, द आरबीसी, इन द सिकल सेल एनीमिया द आरबीसी आर द सिकल शेप ड्यू टू। तो पूछे कि सिकल शेप क्यों होती। ठीक है, तो शिकल आरबीसी सिकल शेप क्यों होती? सिकल शेप सबको पता हो शिकल शेप होती है, लेकिन रीज़न पूछ रहे कि क्यों। क्योंकि इसमें क्या होता कि जो ऑक्सीजन है वो अनबाउंड रह जाता। कैसे रह जाता? सबसे पहले आप ये जानो सिकल सेल होता कैसे है। ये देखो, ये आपकी है नॉर्मल सेल्स, ठीक है, और ये है सिकल सेल। तो ये हंसिए के आकार की हो जाती है, इसलिए इसे बोलते सिकल सेल, जिसकी वजह से क्या होता, ब्लड फ्लो भी ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन रीज़न क्या होता है, जब डीएनए सिंथेसिस हो रहा होता, अमाइनो एसिड्स की कोडिंग हो रही होती, तो इसमें क्या हो जाता, म्यूटेशन हो जाता है ना। तो जी, ये देखिए थोड़ा सा इसको, ये देखिए क्या होता है, टी की जगह ए आ जा, टी के साथ ए की पेयरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गया कि ट्रांसवर्स म्यूटेशन हो गया यहाँ पे, हो रहा ट्रांसवर्स म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या कोड हो गया यहाँ पे, वेलाइन कोड हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, बीटा चेन जो हो गई, उसकी वजह से सिकल सेल्स बन गई, और ऑक्सीजन अब इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो देखो, ये वही चीज़ है, ये सिकल सेल, ये आपकी सिकल, रेड ब्लड सेल्स, ये नॉर्मल सेल्स। तो देखो, ये अनरेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो पा रहा, पर इसकी वजह से क्या हो रहा, ब्लड फ्लो में रेस्ट्रिक्शन हो रहा। और साथ में देखो, ये बीटा ग्लोबुलिन चेन थी ना, इसमें जब जीएजी मतलब कि ग्लूटामिक एसिड बन रहा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो पा रही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो पा रहा। ठीक है, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो सीधे हो पा रहा। लेकिन जब
यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, ट्रांसवर्स म्यूटेशन हो गया, तो यहाँ पे बन गया वेलाइन, जिसकी वजह से क्या हो रहा, ये जो हीमोग्लोबिन है वो डीऑक्सीजनेटेड है, अब इससे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सिकल्स, यही रीज़न होता है कि सिकल्स एंड एनीमिया कॉज हो जाता। तो ये इसका रीज़न है, और एक इनहेरिटेड डिसीज़ है, ये तो जनरेशन टू जनरेशन जाती जाते। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज। वैसे तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, इम्यूनिटी ही देता, लेकिन प्राइमरी पूछ रहे तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, द रिमूवल ऑफ द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ये क्या करता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो लिम्फ को पूरी बॉडी में भेजता और फिल्टर करता रहता है, और अगर उसे कहीं दिख रहा है इन्फेक्शन है तो फिर वहाँ वो एक्टिवेटेड रूप से काम करेगा। तो सबसे जो प्राइमरी फंक्शन है उसका वह ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ब्लड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पहला तो मेच्योर आरबीसी ऑफ द लार्जर साइज एज कंपेयर टू इट्स प्रिकर्सर सेल, मतलब ये बोल रहे हैं कि मैच्योर आरबीसी ज़्यादा बड़ी होगी कंपैरिजन टू द प्रिकर्सर सेल। सेकंड बोल रहे हैं कि प्लेटलेट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, सो दैट इज द ट्रू, राइट। as we know as we know that platelets play a major role in the blood coagulating pathway, है ना, as also we see in previous slide, and neutrophil are the major phagocyte, ये भी correct है, and basophil are present in least amount, yes it is also correct option, but ये स्टेटमेंट अपोजिट है, क्योंकि मेच्योर आरबीसीज का साइज जो होता है वो छोटा होता, क्यों होता, क्योंकि जब वो प्रिकर्सर सेल रहती तब तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी रहता और बाकी चीज़ें रहती, लेकिन जैसी वो जब मेच्योर होती तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता और उसका साइज जो होता वो होता छोटा, और इस वजह से वो इजीली सर्कुलेट हो पाती पूरी बॉडी में। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1। एक तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना ना, कि जो नॉट करेक्ट इनकरेक्ट है ये सब भी मार्क करते हुए चलना, क्योंकि ये भी गलती का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम ऑफ द ब्लड। तो ये हीमोग्लोबिन तो इसमें होना नहीं चाहिए, प्रोटीन्स नहीं होना चाहिए, फॉस्फेट का इससे ज़्यादा रोल आपने बाइकार्बोनेट्स का देखा होगा और सुना भी होगा आपने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बाइकार्बोनेट। और ये देखो, तो बफर्स मेनली क्या होते हैं, क्या इक्विलिब्रियम सेट कर रहे हैं, बफर्स क्या हो रहा है कि मेंटेन कर रहे हैं सिचुएशन को। तो अगर ब्लड, देखो ब्लड का पीएच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली करीब 7.3 या 7.4 होता है ना। तो अब क्या है, अगर मान लो कुछ एसिडिक चीज़ें आ गई तो ब्लड तो सीधा ज़्यादा एसिडिक होने लगेगा, ज़्यादा एसिडिक होगा तो भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा बेसिक होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो बाइकार्बोनेट बफर क्या कर रहा है, ब्लड को मेंटेन करके रख रहा है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। द मैचुरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स डज नॉट डिपेंड ऑन। अब इसका आंसर आप लोग बताओ, क्योंकि इसका आंसर मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिया था। तो इसका आंसर जिसको आ गया वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को लिखे। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड तो वही है B9 फॉलिट बना रहा जो, ये B12 हो गया हमारा, और पायरोडॉक्सिन B6 हो गया। लेकिन टोकोफेरॉल का यहाँ कोई काम नहीं है, विटामिन ई का यहाँ कोई लेना देना नहीं है ब्लड के मैचुरेशन से, या आरबीसीज के मैचुरेशन, या ब्लड के प्रिकर्सर, या किसी भी तरीके से। तो आंसर करेक्ट क्या होगा इसका, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 से जो आया, इन ऑर्डर टू सेपरेट द रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड। क्या मेथड हम लोग यूज़ कर सकते, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर सकते क्या, आयन एक्स और फैक्स। तो आयन एक्सचेंज में तो क्या होगा आपका कि आयंस ब्लड में तो ऐसे कोई फ्री आयंस होते नहीं है कि उसके थ्रू हम उसे एक्सचेंज कर लें। तो आयन एक्सचेंज की वजह से ये ऑप्शन तो हो जाएगा फर्स्ट गलत। लेकिन इसमें जो है फैक्स, ये यूज़फुल टेक्निक है, क्योंकि इससे क्या होती, सेल सॉर्टिंग होती, ठीक है। तो इसको तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब क्या है, हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी,
इसका यूज़ क्यों करते हैं? मेनली द सेपरेशन फॉर द प्रोटीन्स। तो यहाँ तो ये आएगा नहीं, पर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ये चीज़ ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग ब्लड को में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज सेपरेट कर सकते, इवन प्लाज्मा सीरम सेपरेट कर सकते इजीली। तो इसमें क्या है? डेंसिटी ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर 3, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द फैक्ट्स। सो दैट इज द करेक्ट आंसर एंड 4 इज ऑल्सो द इनकरेक्ट आंसर। तो ये देखो, ये फैक्ट्स की स्लाइड है कि कैसे सेल आई और यहाँ से एक एक सेल ये फ्लोरोसेंट मार्क होके आ रही। तो एक एक सेल यहाँ पे क्या होगा ना, डिटेक्टर से लेज़र बीम जा रही, जिससे ये डिटेक्ट होके साइज ऑफ सेल का पता चल जाएगा और ये सेल सॉर्टिंग होती जाएगी। तो इस वजह से ईजिली सेल सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी आरबीसी को। और ये है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता कि एक डेंसिटी के बेसिस पे वो सेपरेट हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी अलग और आरबीसी अलग, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 से है। द बोन मैरो सेल नेवर अपीयर इन द पेरिफेरल ब्लड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर है करेक्ट माइलोब्लास्ट। अब कंफ्यूज कोई हो के क्वेश्चन गलत कर सकता है, यहाँ पे माइलोसाइट लगा सकता है। तो उसका ध्यान रखना कि आप शब्द क्या पढ़ रहे हो और उसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व बाय द प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा फंक्शन है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं परफॉर्म करते? तो हमें पता है ब्लड क्लॉट, फ्री एल्ब्यूमिन, ये सब जो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब क्या होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो ये सब क्या काम करते हैं? हीमोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्ट करते। इसके साथ साथ आप ये याद रख लेना कि हीमोग्लोबिन भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन। तो कभी ऑप्शन में है तो ये भी। इसके बाद क्या करते? इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करते। हीम बाइंडिंग भी करते, हीम ट्रांसपोर्ट भी करते, आयरन ट्रांसपोर्ट भी करते, आयरन ट्रांसपोर्ट भी करते, ठीक है। और ये 3 ऑप्शन तो आपको पता ही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। सीरम हैज एसेंशियली द सेम कंपोजिशन एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर होगा 3, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। तो सीरम में सब कुछ होता है लेकिन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं होता, वही। और ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, वही फैक्टर 8 है जिसकी बात हम लोगों ने पहले भी की थी। तो ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये सारे ही प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इनके नाम और इनकी सिंथेसिस साइट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल इस बार भी क्वेश्चन इजीली आ सकता है। और ये देखो, ये है आपका वही कोagulation पाथवे। इसमें आपको ये दिख भी रहा होगा फैक्टर 8 का मेन रोल। फैक्टर 8 का ही रोल है जो आगे पूरी कैस्केड को बढ़ाता और एक्सट्रिंसिक पाथवे को भी आगे ले जाता। अब ये दिसंबर में क्वेश्चन आया था, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना, ठीक है। तो अगर आप, ये तो सबको पता ही होगा ना कि कौन सी शुगर कौन से ब्लड के साथ जुड़ रही, तो उसी से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो कौन से पूछ रहे हैं। कॉम्बिनेशन कौन सा पूछा? नॉट करेक्ट, ठीक है, एंजाइम्स के लिए। तो पहले का ए देखो, ये जो फ्रक्टोज ट्रांसफरेज है ये तो सबके साथ जुड़ता ही है, तो ये तो सबके साथ आ जाना चाहिए। हाँ, ओ के साथ भी आ जाएगा इवन। अब पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? ए का 1, हाँ फ्रक्टोज आएगी, और साथ में 2, क्योंकि इसके साथ कौन सी कार्बोहाइड्रेट की शुगर होती है? हाँ, नेक्टेस ट्रांसफरेज की, ठीक है। बी के साथ कौन सी होती? B1 एंड B3। तो B1, यस, B1 करेक्ट है और B3 भी करेक्ट है, ठीक है। अब ए बी में दोनों ही होती, तो ये और ये ऑप्शन आना चाहिए, मतलब इसके साथ एक तो 1 आना चाहिए ऑप्शन और एक हमारा 2 आना चाहिए। बी के साथ 1 आना चाहिए ऑप्शन, और कौन सा आना चाहिए? 3 आना चाहिए।
और इसके साथ 1 2 3 तीनों आने चाहिए और इसके साथ केवल 1 आना चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा कहाँ आ रहा। 1 2 1 3 हाँ, लेकिन ओ के साथ ये 2 शुगर्स नहीं आएंगी, तो इसका इसमें इनकरेक्ट ढूंढना ना। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, ये करेक्ट आंसर है आपका। ये देख लीजिए डायग्राम, देखो ये फ्रक्टोज सबके साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे, और अलग अलग डिफरेंट ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड ओ एंटीजन की। अभी नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, फाइब्रोजन फैक्टर 1 is a soluble glycoprotein present abundantly in the plasma. Following biochemical characteristics are the given below about this glycoprotein. ऑप्शन नंबर ए इज द इट इज़ अ डाइमर ऑफ द 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसके लिए देखो, आपको तो फाइब्रोजन की आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप ये आराम से कर ले जाओगे। तो अगर 2020 में फाइब्रोनेजन पूछा तो आप एक दो और ऐसे याद करके रखिए जिसमें से मोस्ट प्रोबेबल ये क्वेश्चन आ सकता। तो ये तो ऑप्शन नंबर है करेक्ट, क्योंकि ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का डाइमर होता। अब सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट इज़ अ डाइमर ऑफ द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। जब यहाँ बोल रहा है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है, तो सेकेंड तो ऑब्वियसली गलत हो गया। यहाँ पे द चेन आर द कोवेलेंटली लिंक्ड बाय द 29 इंटर एंड द इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड फोर्थ इज द कोवेलेंटली लिंक्ड बाय द 19 एंड द इंटर एंड द इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना, इसमें 29 इंटर एंड द इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी, एंड बी एंड डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये कहाँ है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन? ऑप्शन नंबर ए एंड सी, एक बार चेक कर लेना चाहिए। ए एंड सी, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया सितंबर 2022 से आया, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके कुछ वाइटल रोल्स होते हैं, है ना, जैसे कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, ट्रांसपोर्ट हार्मोन, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसमें कि इसमें से प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में जो स्टेटमेंट दिया उसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें भी आपको अगेन प्लाज्मा प्रोटीन के पहले तो नाम पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिर उसके बाद ट्रांसफेरिन है, सेरियोप्लाज्मिन है, कौन कौन से हैं, ठीक है। और साथ में उनका क्या पता होना चाहिए, उनका काम पता होना चाहिए। तो इसकी भी एक टेबल आप ज़रूर याद कर लेना। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर इज़ नॉर्मली सिंथेसाइज इन लिवर। तो ये ऑप्शन तो है गलत, क्योंकि इसका जो सिंथेसिस होता वो लिवर में नहीं होता। नेक्स्ट है सेरियोप्लाज्मिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरियोप्लाज्मिन कॉपर करियर प्रोटीन होता है, दिस इज अ करेक्ट। एंड जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ द एंटी प्रोटीनेज कॉज द एम्फाइसेमा, हाँ ये भी सही है। और उसके बाद क्या है, मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूडिंग एल्ब्यूमिन कोवेलेंटली ग्लाइकोसाइलेट, नहीं, एल्ब्यूमिन जो होती है वो नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन होती है, इसका ग्लाइकोसाइलेशन तो नहीं होता। इसके बाद क्या, अल्फा एसिड द ग्लाइकोप्रोटीन लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग द बॉडी रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन, ये दैट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या मिला हमें? ए गलत है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है और ई सही है। तो क्या मिल रहा हमें? बी एंड सी एंड ई। तो ये कॉम्बिनेशन देखना कहाँ है। हाँ, बी सी ई, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सितंबर 2022 का ये क्वेश्चन, जिसमें क्या, आयरन डेफिशिएंसी इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द ह्यूमन वर्ल्ड वाइड। द हीमोस्टेटिस ऑफ द आयरन इन द बॉडी इज द मेंटेन यूजिंग द वेरियस प्रोटीन, कॉलम ए एंड देयर फंक्शन इन कॉलम बी। तो हमें क्या करना, मैचिंग करना, ठीक है। अब अगेन ये फिर से प्लाज्मा प्रोटीन आ गए, तो आप देख ही रहोगे कि प्लाज्मा प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेरेटिन है, फेरेटिन का क्या काम है? फेरेटिन क्या है, एक इंटरम्यूक्यूसल सेल बाइंडिंग प्रोटीन है। अब फेरोटिन का फेरोपोर्टिन, फेरोपोर्टिन का मान लो नहीं पता, तो ट्रांसफेरिन का क्या काम है? प्लाज्मा आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है ये। और हैपिसिडिन और फेरोप्टिन आपका है, क्या करता है, ये आयरन को बाहर ले जाता है म्यूकोसल सेल से, ठीक है। और बच्चा हैपिसिडिन, तो फिर आपका ये बन गया इससे कॉम्बिनेशन। तो क्या बन रहा कॉम्बिनेशन? 1 का 2, नहीं 1 का 3, इसका 4, ट्रांसफेरिन का 2 और हैपिसिडिन का 1, 3 4 2 1। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? हाँ, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना। तो क्या बना था? 3 4 2 1।
3421। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली आया था जून 2023 में। विच इज़ द नॉट द फीचर ऑफ द प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड? फर्स्ट है इसका डायामीटर। डायामीटर इसका इतना ही होता, इसमें न्यूक्लियाई नहीं होती, दे लैक न्यूक्लियाई, करेक्ट। एंड दे हैव अ हाफ लाइफ, ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 8 to 12 डेज होती है आई थिंक, है ना। एंड दे आर डेराइव फ्रॉम बोन मैरो, येस दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो आप फिर से वो हेमाटोपोइसिस वाली स्लाइड देख लेना जिसमें माइलॉइड लीनिएज से कैसे मेगा कैरियोट से प्लेटलेट्स बनती, ठीक है। उसके बाद ये प्लेटलेट्स के फीचर हैं, तो देखो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें है भी। ओरिजिन क्या हो गया? मेगा कैरियोट साइट्स हो गया, ठीक है। प्लेटलेट्स का डायमीटर 2 to 3 म्यूएम हो गया। उसके बाद क्या पूछा था? हाँ, हाफ लाइफ। तो देखो उसमें कितनी थी? 24 डेज दी थी, पर इसकी हाफ लाइफ 8 to 12 डेज होती। डिस्ट्रॉय एंड स्प्लेन, ब्लड काउंट इतना होता। तो ये प्लेटलेट्स के कुछ फीचर हैं। इसी तरह आप बाकी सेल्स के भी फीचर याद कर सकते हैं, क्योंकि CSIR में अगर ये पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली वो भी पूछ सकते हैं। जबकि ये जून का क्वेश्चन है जो कि ईजी एक तरीके से, बहुत ज़्यादा लेंथी इसमें स्टेटमेंट्स तो नहीं दिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। नेक्स्ट टॉपिक आपको अगर कोई चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्लस ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक्स जो हैं दोनों वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। और ये हम लोगों का लोगो है जो इस चैनल का है, ठीक है। बाकी तो अब इस नाम से बहुत सारे चैनल हो गए। उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको सारे अपडेट मिलेंगे। इसके चैट सेक्शन में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्लस आपको इसके फाइल सेक्शन में सारे प्रीवियस ईयर से लेके एक से एक जो भी बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। जिसे बुक्स डाउनलोड करना ना आए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक वीडियो की, वो देख के आप कोई सी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। बुक PDF सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।